हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं बसंत सर। अभी आप लोग आइडियल आर्ट्स क्लासेज के माध्यम से जो क्लास 11th है उसका जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान क्यों और कैसे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे इस चैप्टर के जो कंटेंट है उसको देखने वाले हैं। तो यदि आप लोग इसकी पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। तो देखिए, चैप्टर का नाम जैसा कि भारतीय संविधान क्यों और कैसे, है ना। इसमें हम लोग शासन की नींव और लोकतांत्रिक मूल्यों को देखने वाले हैं। और अभी आप लोग जो देख रहे हैं वो बसंत सर के माध्यम से देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बस आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो ये है कि संविधान क्या है ना। संविधान क्या है, इनकी मूल अवधारणा क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या कह रही है कि संविधान वह सर्वोच्च कानून है जो राज्य के अंगों की रचना, उनकी शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है। या हम यूं कह सकते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम व कानून होते हैं उन्हीं के जो एक लिखित रूप है उनको क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है, ठीक है। अब संविधान का महत्व क्या है ना। तो यह केवल एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं है बल्कि समाज की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो संविधान है वो संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं होता है बल्कि यह जो है समाज की आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब होता है। यानी कि समाज जो सरकार से उम्मीद लगाए रहती है ना, वो सारी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए एक प्रकार से संविधान बनाया जाता है, ठीक है। अब ये जो संविधान होता है उनका उद्देश्य क्या है ना। संविधान क्यों जरूरी है, तो व्यवस्थित शासन और कानून का शासन सुनिश्चित करना यह संविधान का मूल उद्देश्य होता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी भी देश में यदि संविधान है तो उस संविधान का उद्देश्य यह है कि वहां पर शासन जो है वो व्यवस्थित होनी चाहिए, है ना, और कानून का शासन होना चाहिए, है ना। ये सुनिश्चित करने के लिए संविधान बनाया जाता है, ठीक है। आगे है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है ना। हमें जो चाहे हमारा देश भारत हो या कोई भी लोकतांत्रिक देश है वहां संविधान है, तो आखिर वहां संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, तालमेल और भरोसा स्थापित करने के लिए। यानी समाज में विभिन्न धर्मों, जातियों और वर्गों के बीच तालमेल और विश्वास बनी रहे, इसके लिए संविधान की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट कहता है शांति स्थापना, यानी यह सुनिश्चित करना कि कोई समूह एक दूसरे पर हावी न हो। यानी कि अगर संविधान नहीं होता है, संविधान के नियम लागू नहीं रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा देश भारत है, भारत में किसी एक धर्म की संख्या बहुत ज्यादा है और अगर संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार न दिया जाए तो एक धर्म जो अल्पसंख्यक धर्म है उन पर क्या हो सकता है, हावी हो सकता है। लेकिन संविधान यदि देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया है तो आज कोई भी धर्म किसी पर जल्दी हावी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा है शांति स्थापना, ठीक है। तीसरा जो बिंदु है वो क्या कह रहा है कि निर्णय लेने की शक्ति, ठीक है। संविधान यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। जैसा कि भारत में आपको पता है कि जो निर्णय लेने की शक्ति है वो कहां पर है जी, संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास। और संसद में जो भी व्यक्ति बैठते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, अपने वोट के माध्यम से चुनते हैं। और यही कारण है कि जो संसद में बैठे सांसद है यानी कि एमपी है, वो जनता के हित में ही फैसला लेते हैं, ठीक है। दूसरा है स्पष्टता, है ना, यह नियमों के निर्माण की प्रक्रिया को परिभाषित करता है, ठीक है। किनको, तो यह नियमों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या करता है, परिभाषित करता है। ये चौथी विशेषता है।
उसके बाद जो है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, क्या कह रहा है जी, सरकार के शक्तियों पर सीमाएं, यानी कि संविधान सरकार को सीमित करता है ताकि वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न कर सके। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, वैसे भी जो हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पूरा का पूरा मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे। हालांकि क्या कह रहा है कि संविधान सरकार को, ठीक है, सीमित करता है ना, संविधान सरकार को क्या करता है, सीमित करता है, उन्हें एक लिमिट लगाता है ताकि वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न कर सके, ठीक है। उसके बाद है समाज की आकांक्षाएं, एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण हेतु सरकार को सकारात्मक कार्य करने के लिए सशक्त करना, यह भी जो है संविधान का एक विशेषता है। कहने का तात्पर्य है कि समाज में न्याय हो, न्यायपूर्ण वातावरण बनी रहे, इसके लिए सरकार सकारात्मक कार्य करे, यह भी संविधान की एक विशेषता होती है, ठीक है। अब क्या है जी, भारतीय संविधान का निर्माण, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो सबसे पहले संविधान सभा, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो यहां पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, है ना, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण एक निर्वाचित सभा द्वारा हुआ है। हमारे देश का जो संविधान बना वो एक निर्वाचित सभा द्वारा बना है, ठीक है। इसका आधार क्या है, तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत चुनाव हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ वो किस प्लान के अंतर्गत हुआ, तो आपको याद रखना है 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो चुनाव हुए और उसी के बाद जो संविधान सभा गठित हुआ उन्हीं के द्वारा जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। अब बात यदि किया जाए कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, है ना, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, है ना। कितने लगे जी, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे हैं, है ना। संविधान सभा की अब संरचना कैसी है, तो जिस समय संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो चुनाव हुए, संविधान सभा का गठन हुआ, उस समय में जो कुल सदस्य थे वो 389 थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में मूल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389 थी, लेकिन विभाजन के बाद, यानी कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो विभाजन के बाद जो है शेष 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा में रह गए, ठीक है। इनका चुनाव कैसे हुआ, तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से संविधान सभा का गठन हुआ था। और इनकी जो पहली बैठक है, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इनके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो उनके अस्थाई अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है। अगली जो बात है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है ना। तो पहला क्या है जी, विशालतम लिखित संविधान। भारतीय संविधान की जो पहली विशेषता है वो क्या है जी, विशालतम लिखित संविधान। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। दूसरा क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। ये जो संसदीय शासन प्रणाली है वो भारतीय संविधान की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है ना, और ये और भी लचीला बना देता है ना। जिसमें क्या है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय, यानी उसके बीच जो रहता है मेल जोल बना रहता है, जो ब्रिटेन से प्रेरित होकर के बना है। ये जो संसदीय शासन प्रणाली है वो कहां से प्रेरित है जी, ब्रिटेन से, ठीक है। तीसरा क्या है कि नमिता और अनमिता का मिश्रण,
यानी कुछ प्रावधान संशोधन के लिए कठिन है तो कुछ प्रावधान को आसानी से संशोधित किया जा सकता है एक स्पेशल बिल के तहत। ठीक है, चौथा क्या है जी, धर्म निरपेक्षता। और यही धर्म निरपेक्षता है कि आज हम लोग जो है भारत में सभी धर्मों के लोग जो है एक साथ रहते हैं, सभी लोग एक साथ अपने अपने त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान किया गया है। समझ गए बात को। हमारे देश में सरकार क्या कहते हैं उसको, राजकीय रूप से कोई भी धर्म नहीं है, है ना। यहाँ पर जितने भी धर्म है सभी को सम्मान किया जाता है। ठीक है, यहाँ एक स्वतंत्र न्यायपालिका है ना, जो न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार से मुक्त एक निकाय है। यानी इसके अंतर्गत जो ऐसा संविधान में प्रावधान है कि यदि कोई बड़े से बड़े अधिकारी या प्रधानमंत्री भी गलती करे तो उन्हें जो है न्यायपालिका में सजा दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है एकीकृत न्यायपालिका। उच्चतम न्यायालय से लेकर जिला न्यायालय तक एक कड़ी के रूप में क्या करता है जी, कार्य करता है। ठीक है, अब जो संविधान सभा जो गठित हुआ था 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, है ना, कौन से मिशन प्लान के तहत जी, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ठीक है, इसमें कौन कौन सी समितियां थी, तो सबसे पहले जो थी वो क्या थी, प्रारूप समिति, है ना, जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो उन्हें संविधान निर्माता के रूप में हम लोग जानते हैं, वो क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे। अन्य समितियां में जैसे संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे, प्रांतीय संविधान समिति जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, झंडा समिति जिसमें कृपलानी जी थे, है ना। अब एक बात है कि उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे, उद्देश्य प्रस्ताव के जो प्रस्तुतकर्ता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने यह प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को रखा था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता कौन थे जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब इनका महत्व क्या है, तो यह संविधान के दर्शन और मूल्यों को दर्शाता है और परिणाम बाद में यही प्रस्ताव जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिम्बल बना, प्रिमल का आधार बना। ठीक है, अब जो है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि संविधान का अंगीकरण और लागू होना। जो संविधान बन करके तैयार हुआ 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में, है ना, ये कब लागू हुआ, ये कब बन करके तैयार हुआ, है ना। तो भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बन करके लागू हुआ और इसी दिन जो है प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसे लागू कब किया गया जी, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी दिन हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं जी, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया। ठीक है, अब 26 जनवरी को ही आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान क्यों लागू किया गया, तो 1930 में इसी दिन लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। अब इसी बात को याद रखने के लिए, है ना, हमारे नेताओं ने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं कि 26 जनवरी को ही हम लोग क्या करते हैं, संविधान को लागू करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग इसी चैप्टर के एक छोटा सा वीडियो और लाएंगे जिसमें इसका जो बाकी का कंटेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।